हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी जेई 2026 सीबीटी 1 के लिए क्लासेस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आरआरबी, ये चैप्टर प्लस एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसके क्वेश्चंस है ना मिक्स करके पूछता है। तो जिस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, और वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे हमारे साइंस समझ में नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूजिंग है, डीप पूछ लिया गया है। वो डीप नहीं पूछता, वो दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिला के पूछता है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर उनके कंबाइंड हम जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे उसके साथ साथ कवर। तो आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज हम पढ़ाएंगे जिससे कि आपकी ये जो डीप क्वेश्चंस आते हैं वो सब कवर हो जाए। खासकर जैसे बायोलॉजी में एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर 2025 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम वो सब सिलेबस कवर करेंगे जो आरआरबी पूछता है। फॉर माय क्रेडिबिलिटी मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई 2024 में मेरे 90 मार्क्स थे, जिसमें 90.13 नॉर्मलाइज मार्क्स थे और परसेंटाइल थी मेरी 99.93 सीबीटी 1 में। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे और 2025 का जो मेरा एनालिसिस है वो सब रख के मैं पूरा पूरा बैच आपको कवर कराऊंगा साइंस का, जिसमें 30 मार्क्स आपके आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 30 में से मतलब 27 प्लस आपकी कोशिश रहेगी कि हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो, जब भी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो इसमें एक एक्टिविटी आती है। मैं पूरा एनसीईआरटी, एस और पीवाईक्यूज वगैरह सब कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो जैसे जैसे उस सीक्वेंस में मैं उसी में पढ़ाऊंगा, बुक से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं सबसे पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो मैग्नीशियम रिबन है आपका, वो रिबन में आता है कि इस रिबन को हमने जलाया, जैसे ही हमने उसको जलाया तो उसमें से एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम निकली? वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम जो होती है वो बहुत तेज़ निकलती है। तो अब क्वेश्चंस क्या क्या निकलते हैं कि इसका क्वेश्चन बनते हैं, जो वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली उसके बाद पहले बताइए कौन सी कलर की निकली? तो वाइट निकली। उसके बाद पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट बना? तो एमजी। अब देखो, जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं ना, तो इसका मतलब है हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होती है। तो केमिस्ट्री में जब भी अगर पेपर में आ गया कंबशन, अगर कंबशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है ना? तो ये 99% होता है कि हाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है तभी कंबशन होता है। तो जैसे एमजी में ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया? एमजीओ। इधर की साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर की साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। जो मिला हमें वो प्रोडक्ट हो गया। अब जो ब्राइट लाइट मिलती है हमें, वो हमें आंखों से दूर रखनी चाहिए, और हमें जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको हमें क्लीन करके रखना चाहिए। मतलब हमें एक बार जो आपका सैंड पेपर होता है उससे हम क्लीन कर लेते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में कि ऐसा क्यों, हम क्लीन क्यों करते हैं उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को? तो उसका आंसर है कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है ना, मैग्नीशियम वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो ऑक्सीजन की एक लेयर अपने ऊपर लगा देता है, जिस कारण से आपको वो साफ करना पड़ता है, जिससे वो ऑक्साइड की जो लेयर है वो हम हटा के हमें प्योर मैग्नीशियम वापस से मिल जाए, फिर हम उसको जलाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी, तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है तो पता होना चाहिए कैसे हुई है। तो भाई या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा, या उसमें से गैस निकल जाएगी, या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये सब एक तरीका है हमें पहचानने का कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुई है, कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है चेंज इन कलर, कि अगर मान लो हमने दो चीज़ मिलाई और मिलाने पे कलर चेंज हो गया, या एक चीज़ को हमने हीट कर दिया और कलर चेंज हो गया, तो आप क्या कहोगे? भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसमें कलर चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास CuSO4 है, तो CuSO4 का कलर क्या होता है? पहले वो ब्लू कलर का होता है, मैंने उसमें आयरन डाल दिया। अब सीधे सीधे तो बोलेगा नहीं आयरन डाल दिया, वो कहेगा मैंने एक नेल डाल दिया लोहे का। तो आयरन नेल मतलब क्या होगा? कील डाल दी। तो अब कील डालने से वो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा? तो वो चेंज हो जाएगा आपका ग्रीन कलर में, और साथ में जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपका आता है कलर चेंज हो गया, ब्लू से क्या हो गया? ग्रीन हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आयरन नेल डाला तो वो ब्लू से कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो आप एकदम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? आपके पास CaO होगा। CaO क्या होता है? इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, अगर केमिकल नेम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें अगर आपको आपने इसको पानी में डाल दिया, तो जैसे ही आप पानी में डालोगे तो उसका ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम।
क्या बोलते हैं? स्नेक लाइम। काफ़ी काम की चीज़ है, इसका फ़ॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है आरआरबी कि इसका फ़ॉर्मूला क्या है, आपको याद होना चाहिए। CaOH2। और जैसे ही आप पानी में CaO को पानी में डालोगे तो आपका स्नेक लाइम बनेगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, पानी गर्म हो जाएगा। जैसे हिंदी में समझे तो एक कली होती है ना, सफ़ेद रंग की जो कली होती है, कली पाउडर जो पेंट करने के काम आती है, आप उसको पानी में डालोगे तो पानी उबलने लगता है ना? चूना जिसको आप बोलते हो। तो वही आप पानी में डालोगे तो उबलने लग जाएगा, तो आप समझ जाओगे भी टेम्परेचर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरी तीसरी क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, वो क्या है? हाइड्रोजन आपकी गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब आप दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और ये क्या होता है? ये आपका लिक्विड होता है। तो ऐसे आप स्टेट चेंज हो गई तो आप समझ जाएंगे भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? ये एक एसिड है। क्या चीज़ है? एसिड है। एसिड आपने किस में डाला? मेटल में डाला। किस में डाला? मेटल में। आप मतलब मेटल को आपने एसिड में डाल दिया तो क्या बन गया? तो Zn जो है वो SO4 के साथ मिल जाएगा, और एक गैस प्रोड्यूस हुई, कौन सी? H2। तो जैसे ही गैस प्रोड्यूस हुई तो आप एकदम समझ जाओगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, गैस हुई बनी है, तो अब रिएक्शन हुई है। अच्छा, ये जो H2 गैस है ना, ये जब इसका टेस्ट करते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या कौन सा साउंड करती है? पॉप साउंड। ठीक है। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को पीपीटी भी बोलते हैं। पीपीटी होता क्या है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो आपका मिलता नहीं है सॉल्यूशन में, मतलब वो मिक्स नहीं होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और याद रखिएगा, प्रिसिपिटेट का एग्जांपल देते हैं लेड नाइट्रेट। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। जब मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डालूंगा, किस में डालूंगा? पोटेशियम आयोडाइड में, तो मुझे मिलेगा एक लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये आपका पीपीटी होता है, ये प्रिसिपिटेट होता है, ये आपका मिक्स नहीं होता है। तो जैसे ही आपने कोई दो मिलाई चीजें तो एक चीज क्या होगी? वो नीचे बैठ जाएगी, मिक्स नहीं होगी। तो आप समझेंगे भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसमें एक प्रेसिपिटेट बन गया है। सिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है? एंडो एंडो का मतलब होता है हीट एंटर करना। जहां पर भी आपने हीट दी तो आप समझ जाना वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। अच्छा, इसका लाइमस्टोन जो होता है इसको हम कभी-कभी मार्बल भी बोल देते हैं कि भई मार्बल है, सही है? ये जो चॉक होती है वो भी वही होती है, ठीक है? तो अगर मैंने इसको हीट करा, इसको मैंने जलाया तो ये वापस से टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। और साथ में एक गैस निकलेगी, कौन सी? CO2। तो मैंने हीट दी, हीट देने पे क्या हो गया? ये टूट गया, ये टूट के CaO बन गया और CO2 बन गया। तो आप एकदम समझ जाओगे भई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ये रिएक्शंस आपको एक-एक याद होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो सनलाइट होती है वो सनलाइट आपकी एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? हीट लेता है। कौन लेता है? प्लांट लेता है। तो एकदम आप कहोगे भाई हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? फिर आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब होता है हीट एग्जिट होना, कि हीट बाहर निकली है। फॉर एग्जांपल वही क्विकलाइम है, क्विकलाइम को मैंने पानी में डाला, चूने को पानी में डाला, क्या बन गया? स्लेक लाइम बन गया, और हीट रिलीज हुई। जितनी हीट रिलीज हुई आप एकदम समझ जाओगे भाई हीट बाहर आई है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है? ये रिएक्शन हो गई है एक्सोथर्मिक। ऐसे ही डाइजेशन हुआ और रेस्पिरेशन हुआ। भाई डाइजेशन और रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। जैसे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में 38 ATP निकलती है। अभी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे ये आने वाले चैप्टर्स में, है ना? और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी मिली हमें तो बाहर रिलीज हुई है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब ये तो हो गई पहचान करने की भाई रिएक्शन हुई है। अब कौन सी रिएक्शन हुई है, हमें टाइप भी तो पता होना चाहिए। तो पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ना, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें कंबाइंड हो रही है कोई चीज़। इसको एक और नाम होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें ऐड होती हैं और तीसरी चीज़ मिलके बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से वही एग्जांपल आता है CaO। मैंने इसका नाम क्या बताया था? बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, या बोलते हैं इसको क्विकलाइम, चूना। इसको मैंने पानी में मिलाया, ये क्या बन गया? ये बन गया स्लेक्ड लाइम, और साथ में हमें मिली हीट। ये जो हीट रिलीज हुई है तो हमें दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ बन गई है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है?
ठीक है, बात है। तो ऑप्शन में आता है एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल होता है CaOH2, वापस से क्या है ये स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम में मैंने CO2 मिला दिया। अब मैंने जैसे ही CO2 मिलाया तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, अभी हमने बताया था। साथ में निकलता है वाटर। अब इसकी कहानी है, ध्यान से समझना। अब क्या है कि आपने एक पेंटर है, आपने उसको पेंटर को ठेका दिया कि भाई मेरे यहाँ पर है ना व्हाइट कलर की वो करनी है, क्या कहते हैं, शाइन वाला पेंट करना है। तो उसने कही कि भैया आप है ना पुट्टी करवा लो। तो आपने कही सही है, शाइनिंग आ जाएगी। उसने कही हाँ। तो आपने कही, उसने वो क्विक लाइम लाया, क्विक लाइम को पानी में मिलाया और उसने स्लेक लाइम बना दिया, स्लेक लाइम को दीवार पे लगा दिया। अब दीवार पे लगाने के बाद आपने कही भाई यहाँ पर तो शाइनीनेस आ ही नहीं रही है। तो वो बोलेगा 2-3 दिन रुक जाओ, अपने आप आ जाएगी। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद एयर में जो CO2 होती है ना, वो स्लेक लाइम में मिल जाएगी और मिलने के बाद वो बन जाएगा लाइमस्टोन। तो एयर में कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी और क्या बन जाएगा, लाइमस्टोन बन जाएगा। और जो लाइमस्टोन है ये होता है शाइनी। तो एकदम से 2 दिन बाद आप देखोगे तो दीवार पे शाइनीनेस आ जाएगी, साथ में हल्का हल्का मॉइस्चर भी आता है। तो वो मॉइस्चर क्या होता है, क्योंकि H2O का फॉर्मेशन होता है। अब इसके ऊपर वो जो RRB है वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। वो कहेगा कि भाई जो आपका पेंट करने के बाद 1-2-3 दिन बाद उसमें से वो मॉइस्चर कैसे आ जाता है, कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी गैस उसमें ऐड हुई। तो आप बोलोगे CO2, तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। ऐसे ही कॉम्बिनेशन का सेकंड एग्जांपल बहुत आसान है, H2+O2 H2O, C+O2 CO2। अब जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन ऐड हुई है, देखो कार्बन को जलाने पे, जलाया मैंने, हीट कॉम्बशन करा, तो मतलब मैंने क्या करा और मैंने उसको ऑक्सीजन दी। तो कम्बशन करने पे ज़्यादातर कंबशन करने पे ज़्यादातर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, ये समझिएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बाहर। ओके, अब आता है सेकंड रिएक्शन, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डिकम्पोज, मतलब एक चीज़ डिकम्पोज होके दो चीज़ में बन रही है ना। एक चीज़ को हमने हीट करा, अब मैंने हीट करा या मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी या मैंने सनलाइट दी, मैंने कुछ भी करा, कैसे भी करके मैंने इसको तोड़ दिया। अब जैसे ही मैं तोड़ दूँ तो वो दो चीज़ में बन जाएगा। तो आप कहोगे भाई डिकम्पोज हो गई वो चीज़, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब फर्स्ट रिएक्शन में टूट रही थी और यहाँ पर वो फर्स्ट रिएक्शन में जुड़ रही थी, यहाँ पर टूट रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पेपर में आता है कि भाई अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप कहोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम तोड़ते हैं किसी भी रिएक्टेंट को। इधर की साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को तोड़ा बाय द हेल्प ऑफ हीट, तो आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने रिएक्टेंट को तोड़ा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने तोड़ा रिएक्टेंट को बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस, फोटो आ गया तो समझ जाना, फोटो का मतलब ये आएगा सनलाइट के बारे में बात हो रही है। तो सनलाइट से तोड़ा तो वो होगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वही इसमें हमने पढ़ा CaCO3, ये जो दीवार पे आपने पेंट करा उसके बाद वो CO3 शाइनीनेस बन गया, इसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन। तो इसके बाद क्या होगा, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो हीट करने पे दीवार काली हो जाएगी। काली क्यों होगी, क्योंकि वापस से क्या बन जाएगा, CaO और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, CO2। CO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब क्या है, FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टा, 7 है तो क्या बोलेंगे, हेप्टा हाइड्रेट, है ना। इसको मैंने हीट करा, इसमें से आपकी जो 7 क्रिस्टल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल्स आपके रिमूव हो गए। जैसे ये रिमूव होंगे तो क्या बनेगा, FeSO4। ये होता है आपका कलरलेस, है ना। और अगर आपका एक्वस है तो हमने फर्स्ट अभी अभी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये होता है ग्रीन कलर का, जब हमने कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन पढ़ी थी। तो ग्रीन कलर से कलरलेस हो गया। फिर मैंने इसको हीट करा वापस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसको हीट करेंगे तो दो गैस निकलेगी। FeSO4 को हीट करने पे SO2 और SO3। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये ज़्यादा हर कोई नहीं बताता, ये डीप, ये ही है डीप केमिस्ट्री जो पूछी जा रही है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये दो गैसेस निकलेंगी और साथ में निकलेगा Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब पेपर में पूछेंगे फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, तो आप बोलेंगे इसका कलर है रेडिश ब्राउन पाउडर है। कैसा है, रेडिश ब्राउन पाउडर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार लगाऊंगा। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या है ये, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को मैंने हीट करा, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये मिलेगा लेड मोनोऑक्साइड। क्या है ये, लेड मोनो ऑक्साइड। और साथ में मुझे कैसा है, ये येलो कलर का पाउडर है। कैसा है, येलो कलर का पाउडर है। और मुझे मिला NO2। NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या चीज़ है ये, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाई
ऑक्साइड, और ये ब्राउन कलर की धुआं निकलेगा, मतलब गैस निकलेगी, ब्राउन फ्लूम्स जिसको बोलते हैं, ब्राउन फ्लूम्स। और ये ब्राउन फ्लूम्स प्लस साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूजन जो पूछता है आरआरबी कंफ्यूज करता है, यहाँ पर भी दो गैस निकल रही है, यहाँ पर भी दो गैस निकल रही है, वो कहेगा दो गैस निकलेंगी। अब लेकिन वो बोलेगा, अगर उसने बोला रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर मिल रहा है साथ में, तो आप बोलेंगे Fe2O3 SO2 गैस निकलेगी। अगर उसने बोला येलो कलर का पाउडर मिल रहा है मुझे, तो आप बोलोगे NO2 और O2 मिल रहा है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस याद कर लोगे, आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज़ करेंगे, ये पानी है, पानी में हमने एक कैथोड डाला, एक एनोड डाला, साथ में एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने से क्या होगा, H2O जो है वो टूट जाएगा, S2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। सेम NaCl के साथ होगा, Na अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद तीसरी रिएक्शन जो आती है आपकी थर्मल और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो आती है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या क्या पूछते हैं वो, ये होता है AgCl AgBr। Ag मतलब सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं हेलाइड्स। क्या बोलते हैं, हेलाइड्स। तो AgCl AgBr Agi2, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे सिल्वर हेलाइड्स। सिल्वर हेलाइड्स को अगर मैं डिकम्पोज करूँगा सनलाइट की प्रेजेंस में, इसकी सनलाइट की, तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 गैस अलग हो जाएगी। ये Cl2 गैस होती है ना, ये भी याद रखिएगा, ग्रीनिश होती है ये, आजकल कलर बहुत पूछ रहा है वो। ठीक है, ग्रीनिश कलर होता है। और AgBr है वो Ag प्लस Br2 बन जाएगा। ठीक है, ये होती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, पेपर में एक आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ये किस में यूज़ होती है, तो ये है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। किस में होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, अब पहली रिएक्शन हो गई हमारी थर्मल वो डिकम्पोजिशन, एडिशन रिएक्शन, दूसरी हो गई डिकम्पोजिशन, तीसरी आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होता है, पहला होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें A प्लस एक्स वाई है। अब ध्यान रखिएगा, A आगे है, इसमें x आ गया है, y आ गया, तो A किसके साथ जाएगा, पीछे वाले के साथ, A y बन जाएगा और x बन जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखिएगा, जो A है वो आपका पीछे वाले y के साथ जाएगा, और y आ गया ना, तो y ही वो x आ गया, तो x आगे रहेगा, x जाएगा b के साथ। देखो, A किसके साथ गया, पीछे वाले के साथ, A y बन गया, और जो x है जो आगे है वो आगे ही रहेगा, और x b बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x b। ये याद रखिएगा। अब इसमें जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है उसका एग्जांपल हमने ये वाला तो पढ़ा हुआ है सेकंड में, Fe प्लस CuSO4। CuSO4 कौन से कलर का था, ब्लू, ये कौन से कलर का हो गया था, ग्रीन, है ना। तो ये आपका हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही Zn जो है वो CuSO4 के साथ मिला, तो क्या बन जाएगा, Zn किसके साथ गया, SO4 के साथ गया, तो Zn SO4 और Cu मिल गया मुझे। ऐसे ही एक और मैं बोलूँ तो Zn प्लस H2SO4, तो Zn किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकली, H2 गैस निकली। ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। इतनी बार बता दिया है तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, अब देखो जो Cu है वो किसके साथ जाएगा, Cu हो जाएगा SO4 के साथ, और क्या निकलेगा, Fe। और यहीं पर आप गलत हो जाओगे, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर आती है रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन सी चीज़ आपकी डिस्प्लेस करेगी और कौन सी चीज़ डिस्प्लेस नहीं करेगी। अगर आप कॉपर और आयरन में देखें, तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। आयरन ज़्यादा ताकतवर है तो आयरन तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर कम ताकतवर है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस आयरन को नहीं कर पाएगा, आयरन को बाहर भगा नहीं पाएगा। अगर वो भगा नहीं पाएगा तो इसका मतलब है वो रिएक्शन होएगी नहीं। इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। क्या आएगा, नो रिएक्शन। अच्छा, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, पेपर में पूछ चुके हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम आयरन को भगा देगा, लेकिन आयरन एल्युमिनियम को नहीं भगा पाएगा। अगर आप कहोगे कि ए Fe प्लस Al2O3, तो आयरन आयरन नीचे है ना, तो आयरन एल्युमिनियम को भगा पाएगा नहीं, एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है, तो ये भी होगा नो रिएक्शन। तो FeO3 मत कर देना, क्योंकि Fe आपका ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे याद रखनी है। पहले है पोटेशियम, वो हाँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। याद रखिएगा, के से कैटरीना ने कार मांगी, एल्टोजन, फरारी, फिर भी रह गई कुआरी, ऐसे याद रखते हैं। जो भी है याद कर लेना, काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, Na किसके साथ जाएगा, Cl2 के साथ, तो Na2Cl2, तो NaCl बन गया। Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो BaSO4 बन गया। सेम Ag किसके साथ जाएगा, Br के साथ जाएगा, और Na किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ हमेशा PPT बनेगी। PPT क्या आती है, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या होता है, इनसॉल्युबल। यहाँ पर कौन सा बनेगा PPT, यहाँ पर बनेगा AgBr। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये PPT बनेगा। ये मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन
is also known as precipitate reaction, is also known as प्रेसिपिटेट रिएक्शन। याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन को दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद चौथी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कॉपर को मैंने ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो अगर मैं कॉपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कॉपर को जला रहा हूँ। सीधे पूछेगा अगर भी, अगर मैंने कॉपर को जलाया तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर पूछेगा अच्छा कौन से कलर का होगा, तो आप कहोगे भाई काला पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो कॉपर को जलाने पे वो काला पड़ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, इसमें रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन का उल्टा मतलब इसमें ऑक्सीजन या तो रिमूव हो रही हो या हाइड्रोजन ऐड हो रही हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इसमें मैंने ऐड करी F2 में, तो क्या बन गया HF। तो आप ये होती है रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, छठी और लास्ट रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल MnO2 प्लस HCl, याद रखिएगा ये रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है कि MnO2 प्लस HCl क्या बन गया MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखो MnO2 क्या बन गया MnCl2, ऑक्सीजन क्या हुई है रिमूव हुई है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो क्या बोलेंगे आप, भाई रिडक्शन हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन रिमूव, है ना। अब HCl को क्या हो गया है, HCl आपका HCl में ऑक्सीजन ऐड हुई है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनना, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें ध्यान से समझना कि MnO2 का रिडक्शन हुआ इसलिए वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl का ऑक्सीडाइजेशन हुआ इसलिए वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 का रिडक्शन हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन ऐड हो गई। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे याद रखना, MnO2 ध्यान से देखना रिड्यूस हो गई, रिड्यूस टू MnCl2, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो आपने रिड्यूस बोल दिया, ठीक बात है। अगर मैंने बोला HCl ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हो गई है, किस में ऑक्सीडाइज हो गई है Cl2 H2O में, तो आप कहोगे इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है रिडक्शन और इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो MnO2 क्या हुआ, अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो हो जाएगा इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया समझ में, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक और एग्जांपल करेंगे फिर वापस से आ जाएगा। देखो ZnO को मैंने क्या बन गया, Zn बन गया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। अगर ऑक्सीडेशन रिमूव हो गई है तो आप बोलोगे रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया, रिडक्शन। और C में ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये बन गया है ऑक्सीडेशन। इतना आ गया समझ में। अब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसका रिडक्शन हुआ है तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और C में ऑक्सीजन ऐड हुई है इसलिए ये बन गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अगर मैं लिखूं तो क्या बोलेंगे, MnO2 इज रिड्यूस, सॉरी ZnO इज रिड्यूस, ZnO इज रिड्यूस टू Zn, और C इज ऑक्सीडाइज टू CO। आ गया समझ में, तो ZnO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, और C इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, ये हो गई आपकी 6 रिएक्शन, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो क्या इफेक्ट होते हैं। देखो अगर मेटल में ऐड हुई, मेटल में ऐड हुई तो आप बोलोगे कोरोजन हुआ है। क्या हुआ है, कोरोजन। अगर
ऑयल एंड फैट मतलब फूड में हुई तो आप बोलोगे रेंसिडिटी हुई है। अगर मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जैसे आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो आप बोलोगे रस्टिंग। क्या हो गया भाई, आयरन में जंग लग गया है, जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग। ऐसे ही अगर सिल्वर काली पड़ गई है तो उसमें भी भाई कोरोजन हुआ है, तो किसकी वजह से होता है, वो सल्फर की वजह से होता है, और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, वो काला पड़ जाता है ना। जैसे आप देखोगे चांदी की पजेब वगैरह होती है घर में, तो वो क्या होती है, वो काली पड़ जाती है ना। तो वो काली क्यों पड़ गई, क्योंकि जो आसपास हमारे सल्फर है वो उसमें वो होता रहता है, रिएक्ट करता रहता है, वो आपका सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने लोटा वगैरह देखा होगा पूजा का, कॉपर का, उसके आसपास ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है CO2 की वजह से। किसकी वजह से होती है, CO2 की वजह से होती है। वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। पेपर में कैसे आता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कार्बन इज ड्यू टू, तो आपको पता होना चाहिए गैस का नाम CO2। अगर ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर इज ड्यू टू, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड खराब हो जाता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है खाने में, तो अकर ड्यू टू द ऑयल एंड फैट की वजह से होता है। जैसे अब उससे बचना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारे लेस वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर भरी होती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए, तो हमारे और वो फ्रेश रहें, तो नाइट्रोजन गैस होती है। अच्छा, हमें फूड को जो है वो सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा फूड का, फूड खराब हो जाएगा ऑक्सीजन ऐड होने पे। अच्छा, तो हमें कहाँ पर रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए या एयर टाइट में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में। अब एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि एयर नहीं लगेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका। और रेफ्रिजरेटर में क्यों रखना चाहिए, इससे क्या होगा, कूल हो जाएगा वो खाना। सही बात है, ठंडा होने से क्या होगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या होगा, वो खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर आता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। जो चेंज वापस रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल, तो वो होता है आपका केमिकल चेंज। जो आपका रिवर्स हो जाए, वापस से बन जाए जैसे, तो वो होगा फिजिकल चेंज। मैंने बोला कि चीनी मिला दी पानी में, तो वो क्या है भाई, वो फिजिकल चेंज है। पानी उबाल दो, वापस से चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। केमिकल चेंज, मैंने कागज़ को जला दिया तो वो वापस कागज़ बन सकता है, नहीं, तो वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा चैप्टर नंबर 1 था। इसके साथ मैं मिलाऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल। जब वो दोनों चैप्टर मिल जाएंगे, उसके बाद आप देखना RRB के जो YCT वगैरह जो क्वेश्चंस है ना, जो ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ये सब इन्होंने मिक्स कर रखा है। इनको खुद नहीं पता कि ये CBSE और ये NCERT की बुक में कैसे दे रखा है। सही है, तो हम बेसिकली NCERT को लेके चल रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो ठीक है, अगला चैप्टर आएगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए RRB JEE के लिए आप तैयारी करते रहिए। जिनका CBT 2 हो गया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। रिजल्ट मतलब आंसर की अभी इस वीक आने वाली है, तो आप मिलाना। मेरे हिसाब से प्रोरेटेड कट पीट के अगर आपके 120 नंबर से प्लस आ जाते हैं, प्रोरेटेड मार्क्स, है ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, चाहे आप कोई से भी जोन में हो। UR की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप अटैम्प पूछोगे कि भाई अटैम्प कितना करके आना चाहिए था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम होगा उनका, जिनको समझ में नहीं आएगी, तो इस बार का पेपर जैसा आया था उस हिसाब से मेरे हिसाब से 135 प्लस अटैम्प आराम से हो जाने चाहिए थे CBT 2 में, है ना। क्यों, क्योंकि पेपर बहुत लॉजिकल टाइप का आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। तो उस हिसाब से आपके 135 अटैम्प्ट अच्छे होने चाहिए, और मार्क्स आपके 120 प्लस कट पीट के आ रहे हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन। बाकी तो भाई CBT के वो CBT 2 के आंसर की बताइए कैसा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से करिए। बाकी हमने इसकी PDF वगैरह पेड बैच में डाल देंगे। पेड बैच हमारा शुरू हो गया है, टेलीग्राम की लिंक मैंने ग्रुप में डाल दूंगा, अभी कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।